जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक चीज़ ये देखा कि अगर जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री है तो क्या कंडीशंस होगी कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारी रिप्रेजेंट करेगी। तो उस कंडीशंस को एक बार और हम बात कर लें, उसको थोड़ा रिव्यू में ला दें ताकि लिसनर्स को पुरानी भी चीज़ें याद हो जाएं। मतलब ये था कि अगर कोई सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई, उसको हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री बोलते हैं। वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने 1 कह दिया। ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन्स, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ए बी सी प्लस 2f(gh) माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन हियर कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ एंड ओनली की कंडीशन है। अगर ये 0 है तो ये इक्वेशंस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस है तो ऑलवेज ये हैपन होगा। अब इसको हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर से बताया था कि डिटर्मिनेंट फॉर्म कैसे बनाते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाने का ये है, पहले ए लिखिए, उसके बाद जो पारा HG होता है ना उसका फार्मूला पारा का HG, तो AHG कर दिया हमने, दिस AHG। अब यहाँ जैसे लिखे हैं नीचे भी लिख दीजिए, यहाँ B लिख दीजिए, क्या बचा F, तो यहाँ F हो गया, यहाँ F कर दीजिए, C कर दीजिए, इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली दिस कंडीशंस रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इस कंडीशंस को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट बाय द डेल्टा हियर। तो इस बहरहाल नाम है, नाम में बहुत कुछ रखा तो ध्यान देना चाहिए। दिस इज द नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट्स इज इक्वल टू 0। यानी ये वो कंडीशंस हैं जो जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग ये बात करेंगे कि अगर जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशंस, तो लाइंस के सेंस में जो मेरी बात आती है, ठीक है, वो दो लाइनें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगला एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन ये होगा कि ये दो लाइनों के बीच एंगल क्या होगी, उनका स्लोप कैसे निकालेंगे, मतलब उस लाइन का कैरेक्टर कैसा होगा। हाउ कैन यू फाइंड द कैरेक्टर ऑफ द दिस स्ट्रेट लाइन। तो उस कैरेक्टर में पहले हम बात करेंगे क्या वो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन हो जाएगी, पैरेलल है तो क्या कंडीशन हो जाएगी। कुल कहने का हमारा मतलब ये है कि अब इस जनरल इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन से जो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके बीच हम एंगल निकालने जा रहे हैं। तो मेरा अब इंटायर जो ये लेक्चर होगा, दिस लेक्चर इंटायर डिपेंडिंग ऑन द फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, कि उन एंगलों के बीच है, उन लाइनों के बीच में हमारी एंगल क्या होगी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे। अच्छा, एंगल का फार्मूला हमारे पास वही है, बड़ा एक बेजोड़ की जब लाइनें हमारी इस फार्म में हों, स्लोप में tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। बहरहाल ये डिफरेंस है, मार्ड हम लोग ले लेते हैं क्योंकि ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। यस, तो चलते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है उनके इक्वेशन ये हैं। लेट लाइन्स बी y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ये मेरी लाइन्स, ठीक है। तो y माइनस m1x माइनस c1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस, अब ये दो लाइनें मिलके ये इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। तो इसकी मीनिंग है कि क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा, सेकेंड डिग्री, इनका मल्टीप्लाई कर दें, यानी y माइनस m1x माइनस c1 एंड y माइनस m2x माइनस c2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा भाई, चलते हैं उस क्रम में पहले लिखते हैं इस वाले फार्म में। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट्स हमारा होगा ये ले लेते हैं, m1 m2 s m1 m2 x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, देख लीजिए कहाँ कहाँ आएगा, एक्स वाई यहाँ आएगा
तो माइनस M1 तो डेफिनेटली माइनस M2 भी हो जाएगा। दिस एक्स वाई कोफिशिएंट जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, अब प्लस एक्स का देख लिया जाए क्या मिल रहा है। एक्स का मल्टीप्लिकेशन कहाँ आएगा, ये यहाँ से आएगा, तो ये मेरा M1 C2 हो जाएगा, तो डेफिनेटली C1 M2 आ जाएगा। ये यहाँ बाकमाल चीज़ें रहती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब भी कहीं M1 C2 आया तो जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है इसके सफिक्स चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्लस y के साथ क्या आएगा, y के साथ क्या आएगा माइनस C2, तो डेफिनेटली वो माइनस C1 होगा। हो गया। प्लस अब कांस्टेंट टर्म देख लें, कांस्टेंट टर्म मेरा C1 C2 है इज इक्वल टू 0। प्रूफ को बड़ा सीरियसली वॉच करेंगे लिसनर, क्योंकि प्रूफ में ही बहुत सारी चीज़ें मेरी छुपी होती हैं। अब हम डायरेक्ट इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, अगर ऐसा डायरेक्ट आप कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली आप फंस जाएंगे, मैथमेटिक्स आपको फंसा देगी। जब भी कंपैरिजन किया जाता है किन्हीं भी दो इक्वेशनों के बीच, इफ टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट सेम थिंग, एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करते हो, तो कंपैरिजन तभी अलाउ है जब उनको आप उस जैसा बना लीजिए। कहने का हमारा मतलब क्या है, अगर मैं इनका नामकरण संस्कार मैं 2 कर दूं तो कैसे बनाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बट यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है। अगर आप डायरेक्ट इससे कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली यू गेट रॉन्ग रिजल्ट, आपको हमें रॉन्ग रिजल्ट मिलना है। तो इसलिए जब भी कंपैरिजन हो तो ऑलवेज कीप दिस फैक्ट इन द माइंड, हमेशा माइंड में रखिए कि उसको उस जैसा बना लीजिए। एक जैसा तो बन गया, बट प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि वाई स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ बी है, यहाँ 1 है, तो b इज इक्वल टू 1 लिखने की गलती मत करिएगा, जो अक्सर हमारे बिगिनर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। नहीं, पहले वो रूप बना लीजिए तब कंपैरिजन करिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल्स टू द कंपैरिजन, कि हमारा मैथमेटिकल प्रोसेस है जो हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं जो एक ही चीज़ है। तो क्या करना होगा, फ्रॉम 1 डिवाइडिंग बाई b ऑन बोथ साइड, डिवाइड कर दीजिए, तो ये होगा a बाई बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2h बाई बी एक्स वाई दिस s प्लस 2g बाई बी एक्स प्लस 2f बाई बी वाई प्लस c बाई बी इज इक्वल टू 0। एस हो गया। अगर मैं इनको थर्ड नामकरण संस्कार कर दूं तो कंपेयरिंग फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, कंपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड नहीं सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या होगा M1 M2 ये जो है हमारा ये मिलेगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a बाई बी है दिस, और 2h बाई बी जो हमारा एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h बाई बी है, वहाँ एक्स वाई कोफिशिएंट माइनस M1 माइनस M2 है, तो माइनस कॉमन खींचिए, तो ये हो गया M1 प्लस M2। यस, बाकी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं, आप कंपेरिजन करके निकाल लीजिए, नो नीड। तो व्यर्थ की चीज़ें बहुत नहीं लिखी जाती हैं, बिना मतलब टाइम किल होगा, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, बट आप कंपेरिजन कर लीजिए, क्योंकि हमसे मतलब बस M1 M2 से था, वो मेरी बात यहाँ हो गई है। अच्छा, M1 प्लस M2 हम निकाल लें, मुझे रिजल्ट में M1 माइनस M2 चाहिए। तो मैथमेटिक्स का एक बड़ा खूबसूरत ये रिजल्ट होता है, अगर M1 प्लस M2 नोन हो या M1 माइनस M2 नोन हो तो दूसरा निकाला जा सकता है। कैसे, ये M1 माइनस M2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट व्हाट M1 प्लस M2 होल स्क्वायर माइनस 4M1 M2, इसको ब्रेक कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। तो tan थीटा को मैं अब जो लिखूंगा यहाँ से क्या लिखूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट M1 माइनस M2 दिस अपॉन 1 प्लस M1 M2। हालांकि ये डिफरेंस होता है, एक्चुअल में डिफरेंस है। तो डिफरेंस की मीनिंग क्या है, अभी हमने कहा ऑलरेडी, जब हम इसके पहले के लेक्चर्स में इसकी बात हमने की है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो आप एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन निकालते हैं ना 19 डिग्री से कम लिखते हैं। तो 90 डिग्री से जब कम आएगा ना, तो थीटा की जो वैल्यू जो होगी ऑलवेज टू बी पॉजिटिव, इसलिए वहाँ मार्ड लगा दिया जाता है। ये मार्ड लगाने के पीछे हमारा कंसेप्ट, हमने काफ़ी डिटेल्स में वहाँ एनालिसिस भी की है इसकी। तो बहरहाल M1 माइनस M2 को मैं लिखूँगा ऐसे अंडर रूट M1 प्लस M2 स्क्वायर माइनस 4M1 M2, ये हो गया अपॉन व्हाट 1 प्लस M1 M2। बस वैल्यू को हम लोग फिलअप कर दें, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट M1 प्लस M2 स्क्वायर, अंडर रूट पहले बना लिया, M1 प्लस M2 व्हाट इज द M1 प्लस M2 माइनस 2h बाई बी, तो माइनस 2h बाई बी ये हो गया होल स्क्वायर माइनस 4 M1 M2 इज व्हाट a बाई बी दिस,
अपान 1 प्लस m1 m2 a बाई बी। सॉल्व अगर किया जाए, अगर मैं 4 और बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन खींच लूँ तो ये मेरा हो जाएगा 2 बाई बी अंडर रूट दिस इज द एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया अपान ए प्लस बी बाई बी। अब ये बी कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज जो हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली ये आया एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान व्हाट ए प्लस बी, ये वैल्यू हो गई मेरी। अच्छा, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिख दिया जाए tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी, ये हो गया मेरा। यानी इन दो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी उनके बीच जो मेरी एंगल है वो ये होगी tan थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। ए बी हमारी गिवन है। अच्छा, ए बी जो सी के बीच जो रिलेशन होगा, जो स्ट्रेट लाइन हमारी रिप्रेजेंट करेगी, वो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हो गया। अच्छा, अब इसे हम कंडीशंस भी निकाल सकते हैं कि क्या कंडीशंस होगी, ये लाइनें पैरेलल होंगी, ये लाइनें हमारी परपेंडिकुलर होंगी, वो भी चुटकी बजाते ही निकाल सकते हैं। तो थोड़ा उसको निकाल लिया जाए तो हम लोग आगे की बात अब कर लें। यहाँ अब आगे की बात ये है कि ये जो मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ जो सेकेंड डिग्री दिया हुआ है, ये लाइन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा और उन लाइनों के बीच अगर एंगल थीटा है तो वो थीटा मेरा ये है दिस। अब क्या कंडीशंस होगी कि वो जो लाइंस है वो लाइंस परपेंडिकुलर हो, मतलब कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस ये जो है परपेंडिकुलर होगी। क्या कंडीशंस होगी, देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर कंडीशन। अच्छा, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होता है, व्हाट कि tan थीटा जो होता है ना 1/0 के फॉर्म का होना चाहिए, इन्फिनेटिव। तो वो जीरो के फॉर्म का कब होगा, 1/0, जब ये वैल्यू मेरी 0 हो जाए। डेफिनेटली दिस वैल्यू इज द 0 हियर। यानी परपेंडिकुलर कंडीशंस के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होनी चाहिए, और 90 तब होगा, tan 90 की मीनिंग 1/0 ये होता है। तो 1/0 संभव कब होगा, ये इसको 0 होना पड़ेगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा। थोड़ा मिमिक टाइप की बात यहाँ अगर कर दें तो tan 90 अगर मैं लिखूँ दूँ तो tan 90 1/0 ऐसे लिखते हैं, sin 90 अपन cos 90 s इज इक्वल टू, थोड़ी मैं मैथमेटिक बदतमीज़ी यहाँ कर दे रहा हूँ, बट ऐसे नहीं लिखा जाता है, बट लिख दे तो बात वही, रिजल्ट वही आ जाता है। देख लिया जाए थोड़ा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना रियल नंबरों के बीच में तब होता है जो वो चीज़ें डिफाइंड होती हैं, ये तो अनडिफाइंड चीज़ें हो गई। और पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कायदे से इनकी बखिया उधेड़ी है 1/0 का क्या मतलब है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओहो, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर्स बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड डिग्री है, ये 2 लाइन्स रिप्रेजेंट करेगा और 2 लाइन परपेंडिकुलर होंगी, a प्लस बी 0 हो जाए। तो ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट इनका अगर सम 0 होता है तो देख के बता दीजिए ये परपेंडिकुलर लाइन्स है। अच्छा, पैरेलल कब होता है, पैरेलल यानी थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा अगर लिखते हैं तो दिस इज द 0, तो ये 0 हो जाना चाहिए, मीनिंग्स ये। तो 0 इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। तो दिस इम्प्लाइज अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एस। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अगर बना हुआ है तो मीनिंग पहले तो लाइन रिप्रेजेंट करें एस, पहली बात हो कि हमने जो जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री लिखा है, अगर ये लाइन रिप्रेजेंट करता है तो वो लाइन पैरेलल तब होगी जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा, यस। परपेंडिकुलर तब होगा जब ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये बात मेरी हो गई कि जनरल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अच्छा, वो लाइन से हमारी परपेंडिकुलर होगी इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, पैरेलल होगी इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर्स था कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री पे जो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे उनके बीच एंगल क्या है ऑलरेडी देखा गया, क्या फार्मूला है। अच्छा, वो पेयर्स ऑफ जो लाइंस हैं परपेंडिकुलर हो जाएंगी, क्या कंडीशंस है, पैरेलल हो जाएंगी, क्या कंडीशंस है। तो ये कंडीशंस ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो हम जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो इन सब चीज़ों का यूज होता है। तो मुझे उम्मीद है, आई थिंक
जितने इस पे पीछे कंसेप्ट थे वो बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक बात जाते जाते कहना चाहेंगे कि हाँ, जब भी आप कंपैरिजन करें ना तो इस फार्म का बना के करेंगे। अगर इस फार्म का बना के कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हमेशा जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना वो गलत मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।